नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मकर संक्रांति पर प्रदेश में हुए आयोजन। मोहन यादव के आह्वान पर देसी खेलों की हुई प्रतियोगिताएं। कबड्डी के साथ चले पतंगों के पेच। अनूठे आयोजन पर दर्शकों ने दिखाया उत्साह। सिंहस्थ मेले को लेकर शुरू हुई तैयारियां। सीएम के निर्देश पर आयोजित हुई बैठक। 2028 कुंभ को लेकर सभी विभागों के प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा। इंदौर कलेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश। मकर संक्रांति में जमकर होगी पतंगबाजी। राम नाम के ध्वज पतंग चूमेगी आसमान। शिवमाली की डोर और पतंगों का बजता है डंका। राममय आयोजन को लेकर पूरी हुई तैयारियां। बदहाली का शिकार हुआ 2 करोड़ की लागत से बना लाडली लक्ष्मी पार्क। खेल सामग्री से लेकर बेंच तक हुई चोरी। सतना का निगम प्रशासन नहीं कर पा रहा रखवाली। 5 माह से लटका है ताला। अब खबरें विस्तार से। भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर नगर निगम के द्वारा पारंपरिक खेलों को पहचान दिलाने के लिए आयोजन किया गया। संक्रांति महोत्सव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं। इंदौर के दशहरा मैदान पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक अनूठा आयोजन हुआ है। इस आयोजन में ऐसे कार्यक्रम शामिल किए गए जो प्राचीन भारत की परंपरा से जुड़े हैं, जिन्हें भारतीय खेल का दर्जा प्राप्त है। इन पारंपरिक खेलों में कबड्डी, सितौलिया, गिल्ली डंडा शामिल रहे। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य लोग शामिल हुए। इन सभी ने पारंपरिक खेलों में हाथ आजमाया। देखिए, संक्रांति मतलब अच्छी क्रांति, और संक्रांत भारत में परिवर्तन का, अच्छे परिवर्तन का घोतक है। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं। पोंगल, बिहू, लोहरी, लाल लोई, मकर संक्रांति का ये पर्व परंपरागत खेलों के साथ पिछले वर्ष के साथ इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। पूरे इंदौर की जनता बहुत उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित हो रही है और एक बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट जीत के किया ही है। और अब लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और एक और बड़ा परिवर्तन कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी घटना है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों यह अपील की थी कि इस बार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी जगह पारंपरिक खेलों के आयोजन किए जाए। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने यह पहल करते हुए संक्रांति महोत्सव आयोजित किया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव शहडोल के पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय में नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम मोहन यादव ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराना दुखद है। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। भैया, भारत पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं, क्या सोचते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, और वो भी अयोध्या के अवसर को, वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे हैं। मैं आज सम्मानी मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है। 22 तारीख में बहुत समय है। विचार करना चाहिए जिन जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे हैं। ये वर्तमान की पीढ़ी, भारत के समस्त बहुसंख्यक समाज के लिए निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है। राजनीति होती रहेगी, लोकतंत्र का तकाजा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई संस्कृति को नकार दे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद को लेकर सड़क पर बवाल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब हिंदूवादी नेता उपदेश राणा की एंट्री हो गई है। उपदेश दमोह में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और लव जिहाद को लेकर शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दमोह में एक लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
हिंदू संगठन के युवाओं ने सनातन संघ अध्यक्ष उपदेश राणा की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन से तत्काल युवती को उसके माता पिता को सौंपने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि जब तक युवती को माता पिता के सुपुर्द नहीं किया जाता वह अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, जो मामला दमोह में हुआ है उससे आप भी परिचित हैं, पूरा दमोह भी परिचित है। किस तरीके से एक 22-23 वर्षीय बच्ची को ब्रेन वॉश करके और पूरा एक तरीके से जाल बिछाकर फंसाकर और ये कह दिया गया है दमोह के सनातनियों को, जो तुम्हें करना है अब कर लो, हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं इसी के लिए आया हूँ कि ये उस परिवार को न्याय मिले जो 4-5 दिन से भटक रहा है। अब आगे आपका क्या? देखिए, मैंने अपनी तरफ से यही बात रखी है, क्योंकि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं अपनों के बीच खड़े होने वाला इंसान हूँ और मैं अब तक 12 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा यही कहना है, जब तक इस मामले की सही जांच नहीं होगी और लड़की जो सुपुर्द नहीं की जाएगी उसके माँ बाप को, जो उनका संवैधानिक और कानूनी हक है, तब तक मैं अनशन करूँगा यहाँ पर और मैं पानी तक नहीं पीऊँगा। वो जो जगह प्रशासन को देनी है वो मुझे दे दे, मैं बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रहकर मैं अनशन करूँगा। प्रशासन जगह दरअसल मामला दमोह के कोटाकला गांव का है, जहां मुबारक खान नाम के युवक के साथ एक हिंदू धर्म की युवती ने लिव इन रिलेशनशिप के तहत एक अनुबंध किया। वह युवक से भोपाल में मिली। युवती के माता पिता का आरोप है कि आरोपी मुबारक युवती को यहां से भगा ले गया। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद युवती को खोज लिया गया है, जो फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में है। इस मामले को हिंदू संगठन के युवाओं ने लव जिहाद बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप पूरी बात बता दीजिए, क्या हुआ था, कैसे? ये 16 तारीख की रात है। उस दिन हमारी बच्ची को उठा लिया है मुबारक पठान और हम लगातार जारी कर रहे हैं, ढूंढाई शुरू की है हमने लगातार। 1 महीना हो गया, इसलिए परसों के दिन हमको बच्ची मिली है और हमारी बच्ची घर आना चाहती है। और इसने जो हमारे साथ किया है ऐसी किसी हिंदू बेटी के साथ नहीं होना चाहिए और कानून इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। अभी आपकी बेटी कहाँ है? अभी मेरी बेटी जन सेंटर में है। तो आपकी बात हुई उससे, मुलाकात? हाँ, मेरी बात हुई है उससे, तो बोल रही हम घर आना चाहते हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारी यही बोल रहे हैं कि आप घर ले जाओ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई हमारी। कल भर मुलाकात हुई है, 1 दिन चौकी में हुई है, 1 दिन कल हुई है और 2 दिन 3 दिन में फिरती रही, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। घर ले जाने की बात कह रहे हैं, कब आपको देंगे वो? कब? नहीं, ये कल हुई है घर आने की। सपोर्ट कब करेंगे आपको, सौंपेंगे कब बच्चे? अब ये नहीं बताया मेरी को अभी। फिलहाल सीएसपी अभिषेक तिवारी ने उपदेश राणा से बात की है, जिसके बाद राणा ने कहा कि युवती अपनी मर्जी से माता पिता के साथ जाना चाहती है, उसे जाने दिया जाए। इस बात को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अब युवती से काउंसलिंग करने के लिए वन स्टॉप सेंटर पहुंचे। देखिए, ये जो इनकी मांग है, संबंधित जो लड़की मेजर है वो वर्तमान में अभी वन स्टॉप सेंटर में एडीएम कोर्ट के आदेश से काउंसलिंग के लिए है और चूंकि लड़की मेजर है और इनकी जो मांगें हैं उसको देखते हुए मेजर लड़की का कंसर्न लिया जाएगा। मेजर लड़की होने के कारण उसे जहां जाना है, जिस पक्ष के साथ जाना है वो स्वतंत्र है और वो जहां जाना चाहेगी वो जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। अमृत सरोवर योजना को गांव की तकदीर बदलने के लिए लाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए की बनी इस अमृत सरोवर में एक बूंद पानी तक नहीं है, जिससे ग्रामीणों को जल आपूर्ति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं आरईएस के कार्यपालन अधिकारी को इस बारे में सुध ही नहीं है कि गांव में पानी की समस्या भी है। डिंडोरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना अमृत सरोवर का निर्माण बहुत ही जोरों शोरों से आरईएस विभाग के द्वारा जिले में करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह यह है कि ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां पानी का ठहराव ही नहीं होता। साथ ही ऐसे अमृत सरोवर बनाए गए हैं जिसमें पानी ही नहीं है। क्या स्थिति है? अभी पानी एक बूंद नहीं है, थोड़ा सा पानी है। वो पानी निकल के भाग रहा है नीचे से। और बरसात में भी फोड़ा गया था, इसके बाद बरसात में जो पक्की से बनाया गया उसको फिर तोड़ा गया कि पानी ज़्यादा ओवर और नहीं ओवर नहीं हुआ था वो, मतलब हम रोक नहीं पाए। तो इसका कितना फायदा मिलेगा गांव वालों को? कोई फायदा नहीं है इधर। अब क्या फायदा, पानी से नहीं है, मवेशी के लिए रखा गया कि सिंचाई के लिए, तो कोई काम का नहीं है। डिंडोरी जिले में अमृत सरोवर बनाए गए हैं जिसमें एक बूंद पानी नहीं।
तो वहीं अमृत सरोवर ऐसा बनाया गया है कि बरसात में वेस्ट वियर को बरसात में ही तोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वेस्ट वियर नहीं तोड़ा जाता तो पूरा अमृत सरोवर ही बह जाता। इस मामले की जब जानकारी आरईएस के कार्यपालन अधिकारी से ली गई तो उन्होंने बताया कि आप लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है, निरीक्षण करके उसे फिर से पूर्ण रूप से बनाया जाएगा। अमृत सरोवर बने हैं, कहीं में वेस्ट वियर फोड़ दिया गया है बरसात में, उसको अभी तक रिपेयरिंग नहीं किया है। अधिकतर अमृत सरोवर में पानी भी नहीं है। हाँ, ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। मैं इनका निरीक्षण करके जो भी उनमें कमियां हैं संबंधित सभी इंजीनियर और सहायक यंत्री को निर्देश देकर उनको ठीक कराऊंगा। अच्छा, वो बरसात में इसलिए वेस्ट वियर को तोड़ा गया रहा होगा कि बरसात में ज़्यादा पानी हो गया रहा होगा और वेस्ट वियर कंप्लीट बना नहीं रहा होगा। अब उसमें जो FTL लेवल तक उसका फ्लश बाहर वो करके बनवाया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। वैसे तो विदिशा शहर में कई धार्मिक स्थल और मंदिर है, उनमें चरण तीर्थ प्रमुख है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान राम के स्वरूप की नहीं बल्कि उनके चरणों की पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका आकार शंकर जी की पिंड के आकार के समान है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह को चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको श्री राम जी के चरण पादुका भी देखने को मिलेगी, जिसकी पूजा की जाती है। अपने वनवास के दौरान भगवान राम मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से गुजरे थे। माना जाता है कि वे इस दौरान विदिशा से भी गुजरे थे, क्योंकि यहाँ भगवान के पद चिन्ह है, जो आज चरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान राम के विदिशा आने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इस स्थान पर करीब 300 से 350 साल पहले रामेश्वर धाम गोपेश्वर धाम शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ पिछले कई सालों से मकर संक्रांति सहित अन्य त्योहारों पर मेले का आयोजन किया जाता है। वनवासी राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले थे, तब सीता जी रावण हरण कर ले गया था। उस समय है ना, राम जी सीता जी की खोज में निकले थे, तो वहाँ से निकल के आए तो चरण तीर्थ उनके चरण चिन्हित हैं और मार्कंडे ऋषि और चमन ऋषि से जो मिले हुए हैं और यहाँ आके उनने निवास किया है। उस समय की जो मूर्तियाँ हमारी 10वीं पीढ़ी जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा करते चले आ रहे हैं। पंडित संजय पुरोहित ने बताया कि भगवान राम अपने 11 साल के जीवन काल में 2 बार विदिशा आए थे। प्रथम बार जब माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, तब उनका आगमन हुआ था और चरण तीर्थ पर ही वहीं रुके थे। उसी समय उनके पद चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। दूसरी बार अपने पिता की अस्थि के विसर्जन के लिए जहाँ देश भर में वह यात्रा कर रहे थे, तब भी भगवान राम विदिशा के बेत्रवती नदी में अस्थि विसर्जन के लिए आए थे। चरण तीर्थ के नजदीक बने चवन ऋषि के आश्रम में उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए हवन यज्ञ भी किया था। ये मंदिर जो रामेश्वर गोपेश्वर हैं, इनका मैं पुजारी हूँ। भगवान श्री राम अपने पूरे जीवन काल में 2 बार विदिशा पधारे और पुष्कर जाते हुए यहाँ उन्होंने बैत्रवती में स्नान करके अपने पिता का श्राद्ध मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से किया था। तब भगवान श्री राम यहाँ आए। पुष्कर महत्व की पुस्तक में इस बात का वर्णन है। दूसरा, वनवास जाते हुए भगवान यहाँ आए हैं। ऐसी किंवदंती हजारों वर्षों से यहाँ की सनातन मान्यता है कि भगवान श्री राम आए और जब से यहाँ इनके चरणों का पूजन होता है। भगवान श्री राम जो है, विदिशा से उनका संबंध बहुत गहरा रहा है। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनकी राजधानी विदिशा रहा। उनके पुत्र शत्रुघाती जो थे, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, उनकी राजधानी विदिशा रहा। जब भगवान बैकुंठ को गए और शत्रुघ्न उनके साथ गए तो उन्होंने मथुरा का राज सुबाहु को और विदिशा का राज जो है शत्रुघाती को दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब विदिशा में भी भव्य आयोजन किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सिंहस्थ 2028 को लेकर बैठक आयोजित की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हुई इस बैठक में सिंहस्थ 2028 से संबंधित सभी विभागों के प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई, जिसमें इंदौर उज्जैन रोड व्यवस्थाएं, तैयारी, शिप्रा नदी शुद्धिकरण सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल रहे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सिंहस्थ 2028 को लेकर बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर उज्जैन रोड हाईवे की व्यवस्था करने, सिंहस्थ 2028 के दौरान व्यवस्थाएं और तैयारियों को लेकर चर्चाएं की गई।
कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सिंहस्थ से जुड़े सभी विभागों के कई बड़े प्रोजेक्ट इंदौर को मिले हैं। नगर निगम विभाग प्रशासन के प्रोजेक्ट की बैठक में समीक्षा की गई। मुख्यतः नगर निगम को शिप्रा नदी शुद्धिकरण, इंदौर विकास प्राधिकरण को कई प्रोजेक्ट, MPRDC के प्रोजेक्ट में इंदौर उज्जैन रोड, इंदौर उज्जैन के बीच की अलग अलग नगर पालिकाओं के प्रोजेक्ट पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग व्यवस्था में रहेंगे। सभी विभागों के द्वारा हमको प्रोजेक्ट्स प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः अगर देखें तो नगर निगम के द्वारा क्षिप्रा शुद्धिकरण के और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे प्रोजेक्ट्स हमको मिले हैं। IDA के द्वारा भी इस प्रकार के प्रस्तावित किए गए हैं। MPRDC के द्वारा इंदौर उज्जैन की जो रोड है उसका 6 लेन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जो अलग अलग नगर पालिकाएं भी इसमें पड़ती हैं उनके द्वारा यात्रियों की सुविधा से संबंधित वो दिए गए हैं, प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक हो, जो अग्निशमन है, इन सभी के द्वारा भी प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। इनको शासन स्तर पर भेजा जाएगा और इनकी फिल्टरिंग करके इनको स्वीकृत कराया जाएगा। उज्जैन के सिंहस्थ के दौरान इंदौर पर भक्तों सैलानियों का सबसे ज्यादा दबाव रहता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो EVM पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतना नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 2 करोड़ की लागत से बने लाडली लक्ष्मी पार्क बदहाली का शिकार हो चुकी है। आपको बता दें कि यह पार्क विगत वर्ष में शुरू की गई थी, लेकिन निगम प्रशासन इस पार्क को नहीं बचा पाया और इस पार्क में लगी खेल सामग्री और बैठने की कुर्सियां सभी चोरी हो चुकी है और अब यह पार्क सुधार की दुहाई मांग रहा है और निगम प्रशासन अपना अलग ही राग अलाप रहा है। सतना नगर निगम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन विकास कार्यों में लगाए गए करोड़ों रुपए की देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। निगम प्रशासन करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण सतना शहर के शासकीय महाविद्यालय परिसर में देखने को मिला। करीब 2 करोड़ की लागत से लाडली लक्ष्मी पार्क तैयार किया गया था, लेकिन निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते पार्क में लगाई गई सामग्रियां चोरों के भेंट चढ़ गई, तो पेड़ पौधों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और यहाँ पार्क आज बदहाली का शिकार हो चुका है। कॉलेज के छात्रों एवं स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए इन पार्क में करीब 5 माह से ताला लटका हुआ है, वहीं निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग 1 वर्ष हो गया है इस पार्क को तैयार किया गया था और काफ़ी सुंदर पार्क था। लगभग 6 एकड़ के आसपास में है। 2 करोड़ के आसपास की लागत इसमें खर्चा आया था। हाँ, ये पूरा हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसमें शहर के 72 पार्क जितने भी थे वो चिन्हित करके सभी का विकास कार्य इसमें लिया गया था। उसमें ग्रीनरी और जो इंस्ट्रूमेंट थे बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें, सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई थी। उसी के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिग्री कॉलेज है उसमें लगभग 15,000 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज कैंपस में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए स्मार्ट सिटी के तहत इसको विकसित किया गया था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। कटनी के बाद जबलपुर में भी शनिवार की रात प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापामार कार्रवाई की। हालांकि ईडी ने जांच के दौरान कुछ भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। जबलपुर में शनिवार को ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की।
हालांकि इससे पहले ईडी ने कटनी में भी कुछ जगहों पर जांच की थी, जिसके बाद जबलपुर में भी जांच की गई। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट में ईडी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है वह फ्लैट सुभाष द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति का है। इसके अलावा ग्राम बंधी में रहने वाले कुख्यात बदमाश बल्लन तिवारी के घर पर भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक बदमाश बल्लन तिवारी के दिल्ली में शराब ठेके से तार जुड़े हुए हैं। जबलपुर के गौरीघाट रोड स्थित सुखसागर ब्लू के फ्लैट में सुभाष द्विवेदी कभी कभार अपनी लग्जरी गाड़ियों में आता था। ईडी के द्वारा की गई जांच कार्रवाई 2 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि नागपुर के एक बिल्डर से यह मामला जुड़ा हो सकता है। जांच के दौरान कुछ भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई और फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला गया। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में ईडी की टीम कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जनवरी को T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम में शनिवार को दोनों ही टीमों ने अभ्यास किया। 3 मैचों में इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने उम्मीद जताई है कि दूसरे मैच में भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही वे पिछले मैच में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार शाम 7 बजे से भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर दोनों ही टीमों ने शनिवार को अभ्यास किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में बढ़त लिए हुए है। प्रैक्टिस से पहले भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पिछली मैच उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा और अगले मैच में भी अच्छा करने की उनकी कोशिश रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप के लिहाज से यह सीरीज बहुत ही अहम है। टीम जितने T20 मैच खेलेगी उतनी ही टीम के लिए अच्छा होगा। शिवम दुबे ने IPL की भी तारीफ की। सोचूंगा कि बेटर करूं टीम के लिए। यही प्लानिंग रहेगी कि अच्छा परफॉर्म करूं जिससे टीम को कंट्रीब्यूट कर सकूं बैटिंग बॉलिंग दोनों में, जिससे हम लोग एक और मैच जीत जाए। और डेफिनेटली टीम कॉम्बिनेशन और ये सब का प्लानिंग मुझे लगता है होता है टीम का। तो जितना T20 खेलेंगे उतना कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाकी लोग को। तो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है सब प्लेयर्स के लिए भी और टीम के लिए भी। भारत ने पहले मैच में 6 विकेट से जीता था। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच बेंगलुरु में 17 जनवरी को खेला जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में धड़ल्ले से बिक रहे नकली खाद ने कहीं न कहीं अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। अपनी खून पसीने की कमाई से नरसिंहपुर जिले के अन्नदाता नकली खाद खरीद रहे हैं। वहीं किसानों की शिकायत पर नर्मदापुरम प्रशासन ने 2 लोगों पर FIR दर्ज की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नर्मदापुरम के किसानों ने एक व्यापारी से खाद लिया तो उसने नकली खाद दे दिया, जिसके बाद किसानों की शिकायत पर नर्मदापुरम प्रशासन ने 2 लोगों पर FIR दर्ज की। दोनों खाद कारोबारी नरसिंहपुर जिले के बताए जा रहे हैं। चूंकि प्रभारी महोदय जी से यह निवेदन करने आए हैं कि इस रैकेट का, चूंकि इसमें पूरे सबूत के साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया है, जो हर्ष गुप्ता नाम का कौन व्यक्ति है, उसका मोबाइल नंबर है, उसके माध्यम से उस रैकेट के पास पहुंचा जा सकता है। तो हम यह प्रार्थना करने आए हैं किसान सभा की ओर से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस रैकेट को पकड़ा जाए, उन्हें दंडित किया जाए। यदि नहीं होता है तो हमारी मध्य प्रदेश किसान सभा किसानों को साथ लेकर के जंगी आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। लगभग 1 माह बीत चुका है, ना तो नकली खाद कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है और न ही प्रशासन की कार्यवाही किसी मुकाम तक पहुंची है। वहीं नकली खाद को लेकर दोषियों की गिरफ्तारियों की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश किसान सभा ने नकली खाद कारोबारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर के नाम थाने प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। हमको चाहे मध्य प्रदेश लेवल पर, भोपाल की राजधानी में भी आंदोलन क्यों न करना पड़े, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसका पर्दाफाश करवा कर ही रहेंगे। और ये नकली रैकेट, हजारों प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन लिखा पढ़ी के साथ किसी प्रकार के रैकेट का खुलासा नहीं होता। इसका पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ खुलासा हो चुका है। और अब इसके जो माफिया हैं, खाद माफिया, जो हर्ष गुप्ता नामक व्यक्ति है,
हम उसको जब तक सलाखों के पीछे नहीं देख लेंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मांग है कि जो जिस फैक्ट्री में बनता है उस फैक्ट्री का पर्दाफाश हो और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 15 जनवरी मकर संक्रांति पर हर तरफ आसमान में पतंग ही पतंग नजर आएगी। इंदौर के शांतिनाथपुरी कॉलोनी निवासी शिवमाली हर साल संक्रांति पर कुछ नए अंदाज में पतंग उड़ाते हैं। इस बार शिव आसमान में सबसे ऊंचा भगवा राम ध्वज पतंग के माध्यम से फहराएंगे। इंदौर की शिवमाली ने वर्ष 2020 में 26 जनवरी पर पतंग के जरिए आसमान में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया था। 2021 में उन्होंने एक साथ 10 पतंग उड़ाई थी। वर्ष 2022 में एक साथ 20 पतंग उड़ाई थी। वर्ष 2023 में नाइट में लाइट वाली पतंग उड़ाई थी और अब इस वर्ष 2024 के मकर संक्रांति पर शिव भगवा रंग की पतंग के माध्यम से भगवा रंग का बड़ा 5 फीट लंबा राम ध्वज आसमान में फहराएंगे। इस दौरान सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का उद्घोष भी होगा। शिवमाली ने इस बार आसमान में सबसे ऊंचा भगवा राम ध्वज फहराने का संकल्प लिया है। वे अपने छोटे भाई धीरज तिवारी, अंश सोलंकी, छोटी बहन ममता माली के साथ मिलकर यह कारनामा करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।